मेहनत की रोशनी से अंधेरों को मिटाओ। मेहनत की रोशनी से अंधेरे को मिटाओ। हाफ ईयरली के पेपर में अपना जलवा दिखाओ। कदम कदम पर मुश्किलें आएंगी ज़रूर, हौसलों के दम पर जीत का परचम लहराओ। जीत का परचम लहराओ। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक नए वीडियो और धमाकेदार पेपर के साथ, जो कि हाफ ईयरली क्लास 10th के जो एग्ज़ाम सितंबर 2025 में हो चुका है, उसके पेपर के साथ, उसके पेपर में आपका तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है। उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 10th का जो हाफ ईयरली पेपर हो चुका है उसको पूरे अच्छे तरीके से करने वाले हैं। थंबनेल से और शायरी से आपको मालूम चल ही गया होगा। तो आइए देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस पूरे पेपर को देख लेंगे, पूरे पेपर को समझ जाएंगे, तो आप हाफ ईयरली जो पेपर में आप अपना आंसर दिए हैं, अपना जवाब दिए हैं, उसको भी आप देख लेंगे। और इसके अलावा साथ ही साथ अपना जो फाइनली एग्ज़ाम होगा, जो एनुअल एग्ज़ाम होगा मैट्रिक बोर्ड का, उसकी भी तैयारी आप इस वीडियो के वजह से, इस वीडियो के ज़रिए आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल। यहाँ पर हिदायत दिया गया है, यानी निर्देश दिया गया है, गाइडलाइंस दिया गया है, जिसके लिए आपको 15 मिनट समय मिलता है। उस 15 मिनट में आप उसको पढ़ सकते हैं, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, इसमें देखते हैं सेक्शन नंबर ए है, यानी सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन करना होता है। मारूजी किस्म के सवालात हैं, यानी वस्तुनिष्ठ सवालात हैं, जिसमें एक सवाल होगा और 4 ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। वही दिया हुआ है कि सवालात, यानी सवाल नंबर 1 से 80 के 4 मुतबादिल हैं, यानी ऑप्शन हैं, जिसमें से कोई एक सही जवाब है। आपके जरिया इंतखाब किए हुए, इंतखाब किए का मतलब चुने हुए जवाब को OMR शीट में सिर्फ ब्लू सयाह यानी काला बॉल पेन से निशानदेही करें। कोई 50 सवालात के जवाब दीजिए, कोई 50 सवाल का ही जवाब देना है और हर एक सवाल एक एक नंबर का होगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल है कि शबनम कमाली को शायरी के किस सिंफ में शोहरत में हासिल हुई। ध्यान से सुनिएगा और ऑप्शन देख करके आप खुद जवाब दीजिएगा। हमारे सवाल पढ़ने के बाद ऑप्शन पढ़ने से पहले आप जवाब देने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको खुद मालूम चल सके और खुद महसूस हो सके कि हम कहाँ तक तैयारी हासिल कर लिए हैं। और जो जो गलत होगा उसकी निशानदेही भी करिएगा और आगे याद कीजिएगा, ऐसा कि पूरी तरीके से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें और उसके टॉपर बन सकें। ठीक है, अब देखिए, शबनम कमाली को शायरी के किस सिंफ में शोहरत हासिल हुई। यानी कहने का मतलब कि जो शबनम कमाली हैं, जिनका असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है, जिनकी पैदाइश पोखरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई है 1938 ईस्वी में, उनको किस सिंफ में, किस कैटेगरी की वजह से इनको शोहरत हासिल हुई। इनको नात की वजह से शोहरत हासिल हुई। नातिया शायरी मजमुआ लिखे हैं 5 गो, उसके वजह से इनको शोहरत हासिल हुई। 5 लिखे हैं अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत और शोभाए अक़ीदत। इस तरीके से 5 है, आप याद रखिएगा। आगे देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है कि उर्दू की इब्तदाई परवरिश किसके आगोश में हुई। यानी उर्दू की जो शुरुआती जो परवरिश है, ये किसके आगोश में हुई, तो ये हो जाएगा सूफियों की आगोश में। सूफियों के आगोश में इसकी इब्तदाई परवरिश हुई। आगे देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल है कि लफ्ज़ अर्ज़ के माना क्या है। यानी लफ्ज़ जो अर्ज़ है इसके माना क्या है। तो आप दरख्शा किताब में लेसन नंबर 6 पढ़े होंगे, तमाज़त अर्ज़ी। क्या पढ़े होंगे? तमाज़त अर्ज़ी ग्लोबल वार्मिंग में पढ़े होंगे। तो तमाज़त अर्ज़ी का मतलब हम बताए होंगे। आप हमारे वीडियो को अगर अच्छे तरीके से देखते होंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते बताते हैं, अगर उस वीडियो को देखते होंगे तो यकीनन आप इसको बता सकते हैं। तो तमाज़त अर्ज़ी का माना बताते हैं कि तमाज़त का मतलब होता है गरम। क्या होता है? तमाज़त का मतलब होता है गरम। ठीक है, और अर्ज़ी का मतलब होता है ज़मीन, और उसी अर्ज़ी से यह अर्ज़ आया हुआ है। तो अर्ज़ी का मतलब ज़मीन, तो अर्ज़ का मतलब क्या होगा? ज़मीन, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ज़मीन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा। चौथा नंबर सवाल है कि शामिल निसाब फ़रार का ताल्लुक किस नस्ली सिनफ से है। यानी जो फ़रार अफसाना है जो आपके निसाब में शामिल है, उसका ताल्लुक किस नस्ली सिनफ से, वो क्या है? तो ये हो जाएगा अफसाना, ये अफसाना है। ठीक है, किसका है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का है। आगे देखिएगा, 5 नंबर सवाल है कि गज़ल अरबी कसीदा के किस हिस्सा से माखूज है।
जो गसल है वो किस हिस्सा से माखूज है यानी अखज़ किया गया है, तो ये हो जाएगा तस्बीब। क्या हो जाएगा? तस्बीब। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए। छठा नंबर सवाल है कि सर सैयद अहमद खान ने कौन सा रिसाला जारी किया। यानी जो सर सैयद अहमद खान थे जिनकी पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी, उन्होंने कौन सा रिसाला जारी किया, कौन सा पत्रिका जारी किया? तो वो पत्रिका जारी किए थे तहज़ीबुल इखलाक के नाम से। ठीक है, आगे देखिए। 7वां नंबर सवाल है कि रुकैया भाभी की बेटी का क्या नाम है। एकदम मज़ेदार तरीके से देखिएगा, रुकैया भाभी की बेटी का नाम क्या है? ये तो सिंपल सवाल है कि रेहाना इनकी बेटी का नाम है। ठीक है, आगे देखिए। 8 नंबर सवाल है कि माना के एतबार से इसमें कितनी किस्में हैं। मीनिंग के एतबार से, माना के एतबार से जो इसमें है, संज्ञा है, नाउन है, इसकी कितनी किस्में, कितने प्रकार हैं? इसके प्रकार हैं 2। ठीक है, इसमें मारुफा और इसमें नकेरा। ठीक है, आगे देखिएगा। 9 नंबर सवाल है कि वह इल्म जिसमें हुर्फ तहज्जी के मुतालिक मालूमात फराहम कराई जाती है उसे क्या कहते हैं। यानी जिसमें हुर्फ तहज्जी के बारे में बातचीत होती हो, उर्फ तहजी के मालूमात कराई जाती है, उर्फ तहजी के बारे में पढ़ी जाती है, उस इल्म को क्या कहते हैं, उस हिस्सा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इल्म हुज्जा में इसके बारे में बातें होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। आगे देखिएगा। 10 नंबर सवाल है कि किस नावल निगार को उर्दू का अवलिन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। यानी कौन से ऐसे राइटर हैं जो उर्दू के पहला नावल निगार कहा जाता है, तो वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, जिन्होंने सबसे पहला नावल लिखा था मिरतुल उरूज के नाम से 1869 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखिए। बादशाह वक्त या उमरा की तरफ से जो एजाजी नाम दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। जो वक्त के जो बादशाह हैं या जो सरकार है उसी को कहा जाता है वक्त के बादशाह। जो उमरा होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनके तरफ से जो नाम दिया जाए, एजाज दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे लक़ब कहते हैं। क्या कहते हैं? लक़ब। 12 नंबर सवाल है कि हमीदा नसूकी कौन थी। जो हमीदा है ये नसूकी कौन थी? ये नावल से लिया गया है जिसका नाम है फहमीदा और उसकी मझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, उसी से लिया गया है। तो हमीदा नसूकी कौन थी? तो वह बेटी थी। कौन थी? बेटी। और फहमीदा बीवी थी। आगे देखिए। 13 नंबर सवाल है कि रक्स-ए हयात किसका शेरी मजमुआ है। जो रक्स-ए हयात है ये किसका शायरी मजमुआ है? तो वो हो जाएगा परवेज शाहिदी का है, जो कि नज़म में पढ़ना है, आगे पढ़ना है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करिए, पूरी तरीके से लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो के साथ जुड़ करके मुकम्मल तौर से उर्दू की तैयारी करें और उर्दू का टॉपर बने। ठीक है, हम लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं और सबसे अलग और सबसे अच्छे अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। 14 नंबर सवाल है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी। सर सैयद अहमद खान वही जिन्होंने अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी खोला था जिसका नाम आज भी है और हमारा लगता है क़यामत तक वो कायम रहेगा, जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इंशाल्लाह क़यामत तक वो कायम रहेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके बनाने वाले, जिसके पूरी तरीके से कायम करने वाले सर सैयद अहमद खान हैं। उन्हीं की पैदाइश हुई थी 1817 ईस्वी में। बताए थे 1817 ईस्वी में की पैदाइश हुई थी। आगे देखिए। 15 नंबर सवाल है कि परवेज शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई। जो परवेज शाहिदी हैं इनकी पैदाइश, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो पटना सिटी में हुआ था, बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आगे देखिएगा। 16 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में हाय मख्तूफी की पहचान कीजिए। हाय मख्तूफी के बारे में बताना है कि हाय मख्तूफी कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो हाय मख्तूफी है। तो हाय मख्तूफी किसे कहते हैं? तो वह है जो तलफ़ुज़ में ज़ाहिर ना हो या तलफ़ुज़ में अलिफ की तरह आवाज़ निकले। तो अलिफ की तरह कौन आवाज़ निकल रहा है? गुनाह। क्या गुनाह में अलिफ तरह आवाज़ निकल रहा है? एकदम नहीं निकल रहा है। कोह, इसमें भी हे का आवाज़ निकल रहा है। सियाह, इसमें भी हाय का आवाज़ निकल रहा है। लेकिन रिश्ता कहेंगे तो रिश्ता, इसमें हे का आवाज़ नहीं आ रहा है, इसलिए रिश्ता हमारा सही जवाब हो जाएगा। हाय मख्तूफी रिश्ता है। और ये सब क्या है? तो हाय मलफूजी है। क्या है? हाय मलफूजी, जिसमें हे की आवाज़ ज़ाहिर हो जाए। ठीक है, आगे देखिए। 17 नंबर सवाल है कि नाविल तौबतुन नसू के नाविल निगार कौन है। जो तौबतुन नसू जो नाविल है इसके निगार कौन है, इसके लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे बच्चा डिप्टी नज़ीर अहमद। कौन हो जाएंगे? डिप्टी नज़ीर अहमद। चलिए आइए देखते हैं 18 नंबर सवाल कि तलफ़ुज़ एराब के एतबार से अलिफ की कितनी किस्में हैं। जो अलिफ है इसकी कितनी किस्में हैं? तो जनाब बताइए, अलिफ की कितनी किस्में हैं? तो अलिफ की 2 किस्में हैं।
अलिफ जो है अलिफ मकसूदा और अलिफ ममदूदा है। क्या है? अलिफ मकसूदा और अलिफ ममदूदा, ये दो किस्म होता है अलिफ के, याद रखिएगा। ग्रामर में अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा, आप परेशान ना हो। आपका बहुत सारा कमेंट आ रहा है और बहुत सारा व्हाट्सएप में मैसेज भी आ रहा है कि जल्दी से उर्दू ग्रामर को या उर्दू कवायद की शुरुआत की जाए। याद रखिएगा, खुशखबरी आपके पास यही है कि उर्दू कवायद बहुत जल्द शुरू किया जाएगा और एकदम अच्छे तरीके से शुरू किया जाएगा और बेसिक से बेसिक शुरुआत किया जाएगा, एकदम धमाकेदार तरीके से। और ऐसा ग्रामर पढ़ाया जाएगा, ऐसा कवायद पढ़ाया जाएगा कि जो कि पूरे यूट्यूब में नहीं कोई पढ़ाता है, एकदम मजेदार तरीके से, एकदम बेसिक से बेसिक तरीके से। ठीक है, तैयार रहिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप कंजूसी ना करिए, आप शेयर करते हैं, लाइक आता है, कमेंट आता है, तो ये हौसला अफजाई होता है, हमको हौसला मिलता है कि अगला वीडियो बनाने में हमको मदद देता है। इसलिए आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। याद रखिए, कंजूस जो होते हैं उनको बरकत नहीं होता, याद रखिएगा। उन्हीं को बरकत होता है जो तकसीम करते हैं, जो आगे शेयर करते हैं। इसलिए आप शेयर करते रहिए, हम आपके लिए तत्पर रहें। ठीक है, देखिए 19 नंबर सवाल है कि ज़मीर की कितनी किस्में हैं। जो ज़मीर है उसकी कितनी किस्में हैं, याद रखिएगा। ज़मीर की 5 किस्में। कितनी किस्में हैं? 5 किस्में। कौन कौन? तो हम लोग ग्रामर बेसिक पढ़ेंगे एकदम अच्छी तरीके से। देखिएगा, जेल में ज़मीर इशारा की पहचान कीजिए। जो ज़मीर इशारा है, जो इशारा करके बताया जाए, वो उसकी पहचान करना है। तो कौन, ये सवाल दे रहा है ना, सवाल कर रहा है। क्या, ये भी सवालिया है। किसको, ये भी सवालिया यानी इस्तफहामी है। लेकिन वह जो है ये इशारा कर रहा है, वह आदमी, वह शख्स, वह लड़का, ये इशारा करता है, यानी हमारा सही जवाब हो जाएगा वह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे। 21 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज मुअन्नस है, यानी कौन सा लफ्ज क्या है, मुअन्नस है, यानी पूरी तरीके से स्त्रीलिंग है। तो आजान, आजान हो रहा है कि हो रही है, याद रखिएगा, आजान हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर में चलेंगे। 22 नंबर सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है। जल्दी से बताइएगा, परवेज शाहिदी का पूरा नाम क्या है। आगे हम लोग को पढ़ना है नज़म में। ठीक है, उनका नाम है सैयद इकराम हुसैन। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है या पूरा नाम क्या है, तो सैयद इकराम हुसैन। आगे देखिएगा 23 नंबर सवाल, आपको बताना है, आपको बताना है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। अगर आप मेरे वीडियो को देखे होंगे तो पहले ही बता देंगे कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। जल्दी से बताइए, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, ये तनकीदी मजमून है। अदब की पहचान कैसा मजमून है? तनकीदी मजमून। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, आप लोग बहुत अच्छे से बता रहे हैं। 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल है कि भीमराव अंबेडकर की वफात कब हुई। भीमराव अंबेडकर जो थे, बाबा अंबेडकर, उनकी वफात कब हुई, उनकी इंतकाल कब हुई। तो उनकी इंतकाल हुई थी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिएगा, शामिल निसाब नज़म बिजली का खंबा के नज़म निगार कौन है, यानी जो बिजली का खंबा जो नज़म है उसके निगार कौन है, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक है निदा फाजली। कौन है? निदा फाजली। इनके बारे में आगे पढ़ना है, नज़म से पढ़ना है। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन करते हुए इनके बारे में पूरा बायोग्राफी समझाएंगे, पूरा बायोग्राफी पढ़ाएंगे और उन्होंने जो नज़म लिखा है पूरे एक्सप्लेन करते हुए, लाइन एक्सप्लेन करते हुए इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे कि आप एग्ज़ाम देने के बाद खुद पढ़ाने के काबिल बन जाइएगा। उम्मीद रखिए, यकीन रखिए कि आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 26 नंबर सवाल है कि निदा फाजली कहाँ पैदा हुए। निदा फाजली कहाँ पैदा हुए। तो निदा फाजली जो है ग्वालियर में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? ग्वालियर में। अब देखिए 27 नंबर सवाल है कि लफ्ज तैग के क्या माना है। जो तेग है, तेग, लफ्ज तेग जो है इसका माना क्या है, तो तेग का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर सवाल देखेंगे। देखिए ये 28 नंबर सवाल जो है ये आपके रोशनी में से पूछा है और जो 2 नंबर सवाल देखें वो भी रोशनी से पूछा था। रोशनी के फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है, फर्स्ट नंबर सबक है, उससे पूछा था। और ये जो वातर के किनारे है, जो लेसन नंबर 3 है, सबक नंबर 3, वातर के किनारे, ऑप्शन नंबर 2 है, उससे पूछा है कि कहानी वातर किनारे में वातरक क्या है। तो वातरक एक नदी का नाम है। क्या है? एक नदी का नाम है वातरक। याद रखिएगा, रोशनी भी हम लोग शुरुआत करेंगे और एकदम मजेदार तरीके से लाइन एक्सप्लेन करते हुए एकदम अच्छे तरीके से जानेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि आपको पढ़ना नहीं, आपको पढ़ाना नहीं, बल्कि आपको समझाना और समझाने के काबिल बनाना। ठीक है, आपको समझाना और समझाने के काबिल बनाना हमारा ये मकसद है, हमारा ये लक्ष्य है, ताकि आप समझिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप समझिए और समझने के बाद अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी समझे और भी समझाने के काबिल हो जाए। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है। यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो है उनका कौन सा ऐसा मजमून है, कौन सा ऐसा निबंध है, एशे है जो कि आपके निसाब में, आपके किताब में शामिल है। तो वह है अदब की पहचान। देखते हैं, आप बताते रहे। वाह, बहुत अच्छा।
30 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में इसमें तादाद की निशानदेही कीजिए। इसमें तादाद बताना है, जिसमें संख्या बताया जाए। बताइए, बागीचा इसमें संख्या बता रहा है? नहीं। नदी, इसमें भी संख्या नहीं है। दरख्त, इसमें भी संख्या नहीं है। 40 ये संख्या बता रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, 31 नंबर सवाल है कि किस फेल में हाल और मुस्तकबिल दोनों पाया जाता है। यानी हाल यानी वर्तमान और मुस्तकबिल जो आने वाला कल है यानी भविष्य, दोनों पाया जाता है। वैसा कौन सा फेल है? तो वो है फेल मदारा। क्या है? फेल मदारा। माजी नहीं हो सकता है क्योंकि माजी में बीते हुए कल के बारे में बताया जाता है। हाल भी नहीं हो सकता है क्योंकि अभी जो चल रहा है वर्तमान उसके बारे में बताया जाता है। और मुस्तकबिल आने वाले कल के बारे में बताया जाता है। एक मुदारा है जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों के बारे में बताया जाता है। आगे देखिएगा ध्यान से। 32 नंबर सवाल है कि मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए। जो मिर्जा गालिब हैं इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? तो आपको बताना है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो जल्दी से बताइए, इन मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई थी? कब हुई थी? 1797 में हुआ था। ठीक है, 1797 में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, इनकी पैदाइश हुई थी नानिहाल आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? नानिहाल आगरा में। आगे पढ़ना है एकदम ध्यान से तब पढ़िएगा। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल है कि भीमराव की मादरी जबान क्या थी। ये तो पढ़ा दी है ना, बताइए जल्दी से बताइए, भीमराव की मादरी जबान क्या थी? किसको लॉक किया जाए जल्दी से? हाँ बहुत अच्छा, इसको मराठी को, यानी मराठी जबान थी इनकी। मादरी जबान कौन थी? तो मराठी। आगे देखिए 34 नंबर सवाल है कि आंख और ख्वाब के दरमियान किसके शायरी का शेरी मजमुआ है। यानी किस शायर के शेरी मजमुआ है आंख और ख्वाब के दरमियान। तो याद रखिएगा, आंख और ख्वाब के दरमियान किसका शेरी मजमुआ है? तो वह निदा फाजली का है। किसका है? निदा फाजली का ये शेरी मजमुआ है, आंख और ख्वाब के दरमियान। 35 नंबर सवाल देखेंगे कि मराठी जबान किस सूबा में बोली जाती है। जो मराठी जबान है ये किस सूबा में, सूबा मतलब होता है राज्य, किस राज्य में ये मराठी जबान बोली जाती है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में ये मराठी जबान बोली जाती है। आगे देखिए 36 नंबर सवाल है कि जो कि आपके उर्दू कवायद से पूछा है। दर्ज झेल में या मारूफ की पहचानदही कीजिए। या मारूफ बताना है। या मारूफ किसे कहते हैं? तो वह या जिसे खींच करके पढ़ा जाए। जेर इसमें खींच के नहीं पढ़ रहे हैं, देर शेर इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब पढ़ रहे हैं, खींच करके पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा गरीब। ठीक है, 37 नंबर सवाल देखेंगे कि गालिब के शामिल निसाब खतूत किसके नाम हैं। यानी जो गालिब ने जो आपके निसाब में ये खत लिखा है वो किसके नाम से लिखा है, गालिब ने क्या लिखा है। ठीक है, गालिब के बारे में बताना है कि गालिब ने कौन सा ऐसा खत लिखा है जो आपके निसाब में शामिल है। क्या मौलवी सैयद मकबूल अहमद शिंदानी लिखे हैं? नहीं। अब्दुल गफूर शाहबाज ये भी नहीं। मेहदी आफाद ये भी नहीं। सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम इस नाम से लिखे हैं। बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर सवाल है कि उर्दू जबान में हुर्फ तहज्जी की कुल तादाद कितनी। याद रखिएगा, हुर्फ तहज्जी पूछा है। हुर्फ तहज्जी यानी वर्णमाला कितना होता है? तो वर्णमाला 52 होता है। कितना होता है? 52। तो याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं 52, कुछ कहते हैं 51, कुछ किताब में 51 आया है, कुछ 51 में 50 भी आया है। तो ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा, अगर 51 तो 51 मारिएगा, या 52 तो 52 मारिएगा। अगर 52 रहेगा तो 51 नहीं रहेगा, और 51 रहे तो 52 नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा 51 इसका होता है। आगे देखिए दर्ज झेल में इसमें मारूफा की पहचान कहिए। यानी इसमें मारूफा की पहचान करना है। इसमें मारूफा को दूसरे नाम से इसमें खास कहते हैं। इसमें खास की पहचान दही करना है कि इसमें खास इसमें कौन है। तो बताइए, किताब ये खास है? नहीं है। नदी, कौन सी नदी? ये भी खास नहीं है। पहाड़, कौन सा पहाड़? इसमें भी खास नहीं है। लेकिन अजीमाबाद एक शहर का नाम है। ठीक है, अजीमाबाद जो है इसमें मारूफा यानी इसमें खास है। 40 नंबर सवाल देखेंगे कि वह कलमा जिससे किसी इस्म की कैफियत, हालत, अच्छाई या बुराई का इजहार हो क्या कहलाता है? तो वो सिफत कहलाता है। क्या कहलाता है? सिफत। अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में। 41 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में लफ्ज मुज़क्कर की निशानदेही कीजिए। एकदम धमाकेदार तरीके से देखिए, लफ्ज मुज़क्कर बताना है। मुज़क्कर यानी पुलिंग बताना है। पुलिंग कौन सा है, कौन सा इसमें है कि जो कि पुलिंग है। एकदम अच्छे तरीके से बताइए। आवाज आ रही है। प्यास नहीं, प्यास भी हो सकता है, प्यास लगी हुई है। बारिश हो रही है, लेकिन जुगनू तो लगा का नाम होता है ना, इसलिए जुगनू हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, जमाना की कितनी किस्में हैं? जमाना की कितनी किस्में बताइए। काल कितने प्रकार का होता है? 3 होता है ना। बहुत अच्छा, 3 होता है काल, इसलिए जमाना भी हो जाएगा 3। माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, माजी, हाल, मुस्तकबिल ये 3 हो जाएगा। आगे देखिएगा 43 नंबर सवाल है कि लफ्ज किल्लत की जिद क्या होगी। जो किल्लत है, किल्लत का जिद पूछा है, उल्टा पूछा है। किल्लत का उल्टा क्या होगा? याद रखिएगा कसरत। क्या होगा? कसरत। आगे देखिएगा 44 नंबर सवाल है कि कोयोटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। यानी कोयोटो एक शहर का नाम है, वहां पर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर
एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी? तो वो हुई थी 2007 ईस्वी में। कब हुई थी? 2007 ईस्वी में। और यहीं पर अगर नागालैंड पूछता, नागालैंड के दीमापुर शहर में कब हुआ था? तो वो हुआ था 2008 ईस्वी में। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, एकदम अच्छे तरीके से निचोड़ बता देंगे एकदम। यही क्वेश्चन नहीं, जो क्वेश्चन दिया है उसी के बारे में नहीं, बल्कि इसके अलावा एक्स्ट्रा भी बताते हैं हम, ठीक है? इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आपकी वजह से ही बता पा रहे हैं, आप देख रहे हैं तभी हम बता पा रहे हैं, नहीं तो अगर आप ना देखते हैं इतना हम ना बता पाते हैं, ठीक है? ये जितना भी जो भी हुआ है आपके बदौलत हुआ है, आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तभी इतना हम आगे बढ़ पा रहे हैं, ठीक है? आगे देखिए, इसी तरीके से सपोर्ट बनाते रहिएगा। अल्लाह पाक आप सभी लोग को सलामत रखे, हमारे दिल से दुआ है। 45 नंबर सवाल है कि शामिल निसाब हम नौजवान हैं के शायर कौन है? जो हम नौजवान हैं इसके शायर कौन है जो आपके निसाब में शामिल हैं? तो इसके जो शायर बताइएगा, इसके शायर कौन है? हम नौजवान हैं इसके शायर हैं परवेज शाहिदी। कौन है? परवेज शाहिदी इसके शायर हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है कि गजल के आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? याद रखिएगा, जब आखिरी शेर पूछेगा तो उस समय हो जाएगा मक्ता। क्या होगा? मक्ता। मक्ता आखिरी शेर को कहते हैं, और सबसे पहला शेर पूछे तो उसे कहते हैं मतला, ठीक है? पहला शेर को मतला कहते हैं और आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। आगे देखिए, सर सैयद की तालीम और तरबियत किसकी निगरानी में हुई? यानी सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद खान, उनकी तालीम और तरबियत किसकी निगरानी में हुई, किसकी सरपरस्ती में हुई? याद रखिएगा, वालदा के सरपरस्ती में हुई, जिसका नाम था इज्जतुन निशा बेगम। क्या नाम था? इज्जतुन निशा बेगम। सर सैयद अहमद खान के वालदा का नाम था अजीजुन निशा बेगम। याद रखिएगा, अजीजुन निशा बेगम, माफ कीजिएगा, इज्जतुन निशा बेगम जो थी वो थी गालिब की अम्मी का नाम, ठीक है? गालिब की वालदा का नाम था इज्जतुन निशा बेगम और अब्बू का नाम था अब्दुल्ला बेग, ठीक है? और सर सैयद अहमद खान के अब्बू का नाम था मीर मुत्तकी खान और वालदा का नाम था अजीजुन निशा बेगम, ठीक है? आगे देखिएगा, 48 नंबर सवाल है कि शारदा गोपीनाथ की कौन थी? जो शारदा है ये गोपीनाथ की कौन थी? तो याद रखिएगा, ये अफसाना दूसरा से लिया गया, सेकेंड हैंड, जो कि रोशनी किताब में पढ़ना है। इसमें शारदा और गोपीनाथ दोनों हस्बैंड और वाइफ रहते हैं, यानी गोपीनाथ शारदा की, गोपीनाथ जो होते हैं वो शारदा के शौहर होते हैं, पति होते हैं, तो शारदा इनकी क्या हो जाएगी? बीवी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखेंगे कि भाईजान को बार बार जेल क्यों जाना पड़ा? जो भाईजान थे, भाईजान के जो शौहर थे, उनके जो शौहर जो भाईजान है उनको बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था? तो वो सियासत की वजह जाना पड़ता था, पॉलिटिक्स की वजह जाना पड़ता था। 50 नंबर सवाल देखेंगे कि लफ्ज रह गुजर के क्या माना है? जो लफ्ज रह गुजर है इसका मतलब क्या होता है? तो रह गुजर का मतलब होता है, याद रखिएगा, रास्ता। क्या होता है? रास्ता। चलिए आगे देखेंगे, 51 नंबर सवाल देखेंगे कि गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? यानी जो गालिब के आबा व अजदाद थे, दादा परदादा थे, वो कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो वो आए थे ईरान से। कहाँ से? ईरान से। याद रखिएगा, असदुल्ला का गालिब, असदुल्ला का गालिब में अलिफ से असद हो रहा है, इसलिए अलिफ से असद और अलिफ से ईरान, यानी ईरान से हिंदुस्तान आए थे, ठीक है? याद रखिएगा। 52 नंबर सवाल है कि जिस नज़म में किसी मरने वाले की औसाफ बयान कर रंजो गम का इजहार किया जाए क्या कहलाता है? तो वो मरसिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मरसिया। 53 नंबर सवाल देखेंगे कि निदा फाजली के तसनीफ दुनिया मेरे आगे किस नौयत की किताब है? यानी एक किताब लिखे थे निदा फाजली, वो कौन सी किताब है, कैसी किताब है, इसके बारे में बताना है कि निदा फाजली ने जो किताब लिखा था दुनिया मेरे आगे, वो कैसा किताब है? तो याद रखिएगा, खाका किताब है, ठीक है? खाका का मजमुआ है निदा फाजली का दुनिया मेरे आगे। 54 नंबर सवाल देखेंगे कि अहमद फराज की शायरी का असल महूर क्या है? अहमद जो फराज हैं वो शायरी किस तरीके से करते थे, असल उनका महूर क्या था? तो वो था हुस्न इश्क। हुस्न इश्क पर ये शायरी वगैरह किया करते थे। 55 नंबर सवाल देखिएगा कि पानी पानी होना मुहावरा का क्या मतलब है? पानी पानी होना ये तो बच्चा बच्चा जानता है, पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना। 56 नंबर सवाल देखेंगे कि दर्ज झेल में शाबका की पहचानदही करना है। शाबका की पहचानदही करना है जो किसी माना वाला लफ्ज के पहले लगता हो, माना वाला लफ्ज के पहले लगता हो, उसे हम कहते हैं शाबका। क्या कहते हैं? शाबका। तो इसमें हो जाएगा बाकायदा। क्या हो जाएगा? बाकायदा। बाकायदा। इसमें शाबका जो है बा लगा हुआ है, फिर कायदा है, इसमें बद है, फिर तरीन है, कैद है, फिर खाना है, उसके बाद बाग बान। इसमें क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बाकायदा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिएगा, 57 नंबर सवाल है कि दर्ज झेल में महमल लफ्ज की निशानदेही करें। लफ्ज महमल की निशानदेही करना है। लफ्ज महमल कौन है? ठीक है, जल्दी से बताएंगे। इसमें लफ्ज महमल की निशानदेही करना है।
तो लफ्ज़ महमल उसको कहते हैं जिसका कोई माना ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो किताब इसका माना निकल रहा है, कलम इसका माना निकल रहा है, आदमी, लेकिन वादमी इसका माना नहीं निकल रहा है, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा वादमी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा 58 नंबर सवाल है, बिल्कुल एकदम बेसिक से एकदम पूरा 80 का 80 नंबर हम लोग टिक करेंगे एकदम मजेदार तरीके से, और सब्जेक्टिव भी देखेंगे एकदम अच्छे तरीके से देखेंगे। आप हमारा साथ दीजिए और पूरा वीडियो एकदम अच्छे तरीके से देखिए, आपकी पूरा फुल तैयारी हमारे ऊपर है, ठीक है। 58 नंबर सवाल है कि हम लोग गए थे इस जुमला में हम लोग कौन से गए, देखिए सेगा पूछा हुआ है, सेगा, हम लोग कौन से गा है, यानी हम लोग में कौन सेगा इसमें बताना है। तो हम लोग बताइए, हम लोग कहने का मतलब क्या है, एक आदमी की बात हो रही है कि दो आदमी की बात हो रही है या बहुत सारे लोग की बात हो रही है। तो हम लोग कहने मतलब एक आदमी के नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं, यानी जमा होगा कहीं ना कहीं क्या होगा, जमा होगा। तो इसमें तो वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, यानी वाहिद खत्म, यानी जमा, तो जमा मुतकल्लिम, ये हो जाएगा जमा मुतकल्लिम। और हम लोग यानी हम लोग कहते हैं मुतकल्लिम हो जाएगा, ये उसके बारे में ट्रिक बताएंगे एकदम अच्छे तरीके से, आप बने रहिए, ठीक है। सर सैयद कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है, यानी सर सैयद अहमद खान का कौन सा मजमून है जो कि आपके निसाब में शामिल है, तो याद रखिएगा वो है रया। क्या है, रया हमारे निसाब में शामिल है। 60 नंबर सवाल देखेंगे कि दजल में हुर्फे मनकूत की पहचान करना है। हुर्फे मनकूत किसे कहते हैं, तो जिस पर कोई नुक्ता हो, तो हे पे नुक्ता है, लाम पे भी नहीं है, मीम पे भी नहीं है, जाल पे है, जाल हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 60 नंबर हो गया। 61 नंबर में चलते हैं कि मैं अपने गांव जाऊंगा, ये कौन सा जमाना, जाऊंगा अभी जाना नहीं है, जाऊंगा यानी आने वाले कल में, यानी मुस्तकबिल, इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्तकबिल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए 62 नंबर सवाल है कि राशिद क्रिकेट खेल रहा है, राशिद क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इस जुमला में राशिद क्या है, राशिद याद रखिएगा, राशिद सब्जेक्ट है, क्रिकेट जो है ये क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, और खेल रहा है ये क्या है, तो वर्ब है, ठीक है। याद रखिएगा सब्जेक्ट है राशिद, क्रिकेट है, वो क्या हो जाएगा, क्रिकेट जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और खेल रहा है क्या होगा, वर्ब होगा। तो जो सब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं फाइल, क्या कहते हैं, फाइल, और क्रिकेट जो है जो ऑब्जेक्ट है उसको कहते हैं मफऊल, और जो फेल है उसको कहते हैं, यानी जो वर्ब उसको कहते हैं फेल। अब इसमें राशिद बताना है ना, राशिद हो जाएगा फाइल, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए 53 नंबर सवाल देखते हैं कि आम का हमसूत लफ्ज क्या है। हमसूत का लफ्ज मतलब हम आवाज, एक ही आवाज वाला कौन है। आम का ये हम शक्ल वाला आवाज कौन सा है, काम ये भी नहीं है, नाम ये भी नहीं है, शाम ये भी नहीं है, आम का आम ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा 64 नंबर सवाल है कि आसमान से तारे तोड़ना, आसमान से तारे तोड़ना का मतलब क्या है, मुहावरा इसका माना बताना है कि आसमान से तारे तोड़ना, इसका मतलब हो जाएगा बहुत मुश्किल काम करना, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा 65 नंबर सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी किस जबान के उस्ताद थे। जो डॉक्टर अब्दुल मुगनी थे ये प्रोफेसर थे, ये लेक्चरर थे, पटना कॉलेज में पढ़ाना शुरू किए थे और बीएन कॉलेज से सबकदूस हो गए थे, बीएन कॉलेज में जाकर के पढ़ाते थे, वहाँ से सबकदूस हो गए। तो वो कौन सा जबान के उस्ताद थे, कौन सी जबान से पढ़ाते थे, तो याद रखिएगा अंग्रेजी से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या करते थे, पढ़ाते थे। आइए आगे देखते हैं 66 नंबर सवाल है कि नेदा फाजली ने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले कौन सा पेशा इख्तियार किया। जो नेदा फाजली थे ये तालीम हासिल कर लिए तो उसके बाद कौन सा पेशा इख्तियार किए, तो वो सुहाफत का पेशा इख्तियार किए थे, पत्रकार वाला जो होता है ना उसका पेशा इख्तियार किए थे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, रोशनी में से पूछा है कि अनंत मूर्ति का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है। जो अनंत मूर्ति है जिन्होंने एक अफसाना लिखा है उसका कौन सा अफसाना लिखे हैं, तो वो थे सूरज का घोड़ा, सूरज के घोड़ा के नाम से इन्होंने अफसाना लिखा है। आगे देखिएगा 58 नंबर सवाल नहीं बल्कि 68 नंबर सवाल है कि नज़म बारिश की एक शुबह किस शायर की तख्लीक है। यानी जो नज़म है बारिश की एक शुबह, ये भी आपके रोशनी से लिए गए नज़म, रोशनी के नज़म में से है कि बारिश की शुबह किसकी है। याद रखिएगा बारिश की एक शुबह सीताकांत महापात्रा का है। किसका है, सीताकांत महापात्रा का, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर सवाल देखेंगे कि अफसाना सूरज का घोड़ा, ये भी कहाँ से, तो सूरज का घोड़ा रोशनी से ही है। इसके मरकजी किरदार कौन है, यानी मेन कैरेक्टर, मेन हीरो कौन है, तो याद रखिएगा वेंकट कृष्णा जोयसा, जो कि अनंत मूर्ति के क्या रहते हैं, तो दोस्त रहते हैं। अनंत मूर्ति इसके लेखक हैं, उन्हीं के दोस्त हैं, कौन, तो वेंकट कृष्णा जोयसा। आगे देखिएगा 70 नंबर सवाल है कि सर सैयद अहमद खान को सर का खिताब कब मिला, यानी सर का खिताब इनको कब मिला था, तो बेसिक 1878 ईस्वी में इनको सर का खिताब मिल चुका था। और उस समय एक कॉलेज बनाए थे जिसका नाम था मोहम्मदन इंग्लो और यंटल कॉलेज, 1878 ईस्वी में, ठीक है।
آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ درج ذیل میں عبد المغنی کی تصنیف کردہ کتاب کون ہے، یعنی ڈاکٹر عبد المغنی کے دوارا عبد المغنی کے ذریعے کون سا کتاب لکھے ہیں عبد المغنی، تو وہ ہے اقبال اور عالمی ادب۔ کیا ہے؟ اقبال اور عالمی ادب۔ آگے دیکھیے گا، والدہ کے انتقال کے بعد بھیم راؤ کی پرورش کس نے کی؟ جب بھیم راؤ امبیڈکر کی عمر 5 سال کی ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا، 5-6 سال کے تھے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، جن کا نام تھا بھیم بائی۔ ٹھیک ہے، بھیم راؤ امبیڈکر کے والدہ کا نام کیا تھا؟ بھیم بائی۔ اسی سمے یعنی 5-6 سال کی عمر میں، لگ بھگ 6 سال کے ہو چکے تھے، تو اس سمے ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد ان کی پرورش کون کیا تھا؟ یعنی کہ پھوپھی تھی، یعنی ان کے ابا کی جو بہن تھی اور ان کی پھوپھی لگیں گی، وہی ان کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی، ان کی پورے طریقے سے پرورش کرنا شروع کر دی۔ آگے دیکھیے گا، 73 نمبر سوال ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کی وفات کب ہوئی؟ یعنی ڈپٹی نذیر احمد جو تھے ان کا انتقال کب ہوا، ان کا وفات کب ہوا؟ یاد رکھیے گا، ان کا وفات 1910 عیسوی میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نذیر احمد اردو کے پہلا ناول نگار ہیں جو کہ آپ کے نصاب میں فہمیدہ اور اس کی مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو پر ایک ناول لکھے ہیں۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، حمیدہ فہمیدہ کی کون تھی؟ اب حمیدہ پوچھ رہا ہے، اس میں نشو پوچھا تھا، لیکن آپ فہمیدہ پوچھ رہا ہے کہ حمیدہ فہمیدہ کی کون تھی؟ تو فہمیدہ اور جو نشو تھے وہ بیوی اور شوہر تھے پورے طریقے سے، تو فہمیدہ نشو کی حمیدہ بیٹی ہے، تو فہمیدہ کی تو بیٹی ہوگی، اس کی بیٹی ہے۔ کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ آگے دیکھیے گا، 75 نمبر سوال ہے کہ شہباز نے جس بیٹی کے نام خط لکھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ یعنی شہباز جو تھے جس بیٹی کے نام پہ خط لکھے اس کا نام کیا ہے؟ تو شوگرا نام ہے۔ کیا ہے؟ شوگرا۔ اس کی چھوٹی بہن کا نام ہے بشرا۔ کیا نام ہے؟ بشرا۔ شوگرا کے نام پہ خط لکھے ہیں اور اس کی چھوٹی بہن کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور شوگرا کے جو امی ہیں ان کا نام ہے اصغری، یعنی شہباز کی بیوی کا نام ہے اصغری۔ ٹھیک ہے، آئیے آگے دیکھتے ہیں، 76 نمبر سوال ہے کہ بقاولی کس مثنوی کی کردار ہے؟ یعنی کون سے ایسے مثنوی ہے جس میں کردار بقاولی ہے؟ کون ہے بقاولی؟ ٹھیک ہے، آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، گلزار نسیم۔ گلزار نسیم کے یہ مرکزی کردار رہتی ہے، کون؟ تو بقاولی۔ آگے دیکھیے گا، 77 نمبر سوال ہے، اب یہ لاسٹ ختم ہونے والا ہے۔ 77 نمبر سوال ہے کہ نسیم ہے ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ نسیم جو تھے ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ یہ بھی مثنوی کے ایک مثنوی نگار ہیں جو کہ آپ کے نصاب میں لکھے، مثنوی جو گلزار نسیم ہے نا اسی کے لیکھک ہیں نسیم۔ ٹھیک ہے، ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ یاد رکھیے گا، ان کی پیدائش ہوئی تھی لکھنؤ میں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، 78 نمبر سوال ہے کہ دوہا کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی؟ یعنی کس زبان کی شاعری سے اردو میں آئی؟ یعنی وہ دوہا جو ہے یہ ہندی زبان سے اردو میں آئی۔ ٹھیک ہے، یعنی دوہا جو ہے ہندی زبان کا لفظ ہے۔ آگے دیکھیے گا، 79 نمبر سوال ہے کہ دکھ لیکن اس بات کا ... کوئی کتاب خالی جگہ کو مناسب لفظ سے پور کیجیے۔ یعنی دکھ لیکن اس بات کا، یہ دوہا سے لیا گیا ہے کہ ظفر گورکھپوری کہتے ہیں کہ دکھ لیکن اس بات کا ... ہوئی کتاب، یعنی کیا ہوئی؟ تو بیوہ ہوئی کتاب، بیوہ ہوئی۔ سب لوگ آپ موبائل میں پڑھے ہوئے ہیں، سب لوگ انٹرنیٹ پہ پورے طریقے سے پڑھے ہوئے ہیں، کتاب کو چھوڑ دیے پورے طریقے سے، اسی لیے دکھ اسی بات کا ہے کہ کتاب کا ہو گیا، بیوہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، باطن کی ضد کیا ہوگا؟ باطن ایک ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے باطن، تو باطن کا الٹا کیا ہو جائے گا؟ ظاہر۔ ٹھیک ہے، اس کا الٹا ہو جائے گا ظاہر۔ ٹھیک ہے، یہاں تک 80 نمبر سوال ہو گیا۔ اب آتے ہیں سیکشن بی میں، کیا آتے ہیں؟ سیکشن بی میں شارٹ آنسر ٹائپ کوشچن، یعنی مختصر جواب اور سوالات۔ ٹھیک ہے، اس کا دینا ہے، اس میں 1 سے 25 تک مختصر سوالات والے سوالات ہیں، مطلب جواب والے سوالات ہیں، کسی 15 کا جواب دینا ہے۔ آپ 15 کا جواب دیے ہوں گے امید کرتے ہیں، اور اس میں سے ہر ایک کوشچن جو ہے 2 نمبر کا ہے، 2 نمبر کا کوشچن دے گا۔ دیکھ سکتے ہیں، پہلا نمبر سوال ہے کہ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے اس کو بتانا ہے۔ تو حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے کسی 2 افسانوی مجموعے کا نام بتائیے۔ تو ان کے 2 افسانوی مجموعے جانتے ہیں آپ لوگ، 4 چہرے ہے اور الاؤ ہے اور آدمی کے روپ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے گا، تیسرا نمبر سوال ہے کہ رقیہ بھابی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا؟ یعنی رقیہ بھابی جو تھی وہ سونے کی چوڑیاں کیوں فروخت کر دی؟ آپ جانتے ہوں گے، آپ افسانہ پڑھے ہوں گے تو بالکل اچھے طریقے جانتے ہوں گے۔ چوتھا نمبر سوال ہے کیونکہ شمی کے بھائی کو ایم اے کا فیس جمع کرنا تھا اسی لیے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ تو وہ پٹنہ میں ہوئی تھی، 10 جولائی 1910 عیسوی کو۔ یہاں تک امید کرتے ہیں کہ بالکل اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ میں آتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، 5واں نمبر سوال ہے کہ کیا محمود نے اپنے دوست عظیم کے مشورے پر عمل کیا؟ یعنی عظیم جو تھا مشورہ دیتا ہے کہ چلو آؤ ہم لوگ کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں یا کس طریقے سے پارٹی میں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پارٹی میں بلاتا ہے تو وہ عظیم محمود جو تھا وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نکل بھی جاتا ہے، لیکن
आगे चल करके कुछ दूर के जा करके यानी पार्टी के एकदम नज़दीक गया था, उसके बाद इसका मन बदल जाता है, फिर वहाँ पे नहीं जा पाता है। ठीक है, इस तरीके से वह उसने अमल नहीं किया। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो अताउल हक है, आप जानते ही हैं। सर अहमद खान का वफात कब और कहाँ हुआ, ये सब के बारे में बताया है। मीथेन गैस कहाँ से ज़्यादा निकलती है। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया, ये सारा बात आपको मालूम है एकदम अच्छी तरीके से। अगर आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे, तो इसका जवाब आपके पूरी तरीके से शॉर्ट में पूरी तरीके से लिख करके आपको भेज देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर है कि डॉक्टर लबलू मोगनी ने अपने मुलाजमत का आगाज़ किस कॉलेज से शुरू किया। डॉक्टर लबलू मोगनी की 2 किताबों के नाम लिखिए। ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से 2 किरदारों के नाम लिखिए। उसके बाद नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के नावल लिखे। उसके बाद शहबाज ने शायरी में किन किन शोराओं की तलकीद की। ये सारी बातें आप लोग एकदम अच्छी तरीके से बताएं। ठीक है, ये सारी सवालात है, आप इसका देख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप एकदम अच्छी तरीके से आपको बता सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और नहीं तो फिर व्हाट्सएप नंबर है 76 67 22 20 62। ठीक है, 76 67 22 20 62 है। आप इसमें मैसेज करके अपना मसला ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, आपको रिप्लाई किया जाएगा, आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा। आप कमेंट करेंगे या व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो अपना नाम और अपने नाम के अलावा अपने ज़िला का नाम, अपने गांव का नाम ज़रूर से ज़रूर देंगे, ताकि हमको मालूम चल सके कि ये वीडियो कौन कौन से ज़िले में किस किस जगह पे देखी गई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तब फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में हिंदी पेपर के साथ। ठीक है, हिंदी पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आज इतने ही रहते हैं, अपना ख्याल रखें। ठीक है, खुदा हाफिज़।